नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ के साथ बहुत ज़्यादा इजी भी है। जिस टॉपिक का नाम है बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। बोल के बताएंगे एक बार, डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर इसका दूसरा नाम इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों, इकोनॉमिक टेरिटरी। बहुत ही आसान सा है और हम इसे बहुत ही आराम से भी समझेंगे, मिलकर समझेंगे, बिल्कुल डिटेल, शॉर्ट और स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो उठाइए कॉपी और पेन, हो जाइए मेरे साथ तैयार नोट्स बनाने के लिए, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। रेडी है ना आप? एक बार पढ़ेंगे और आखिरी बार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। बच्चों, जैसा कि इसके नाम से पता चला है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। तो सबसे पहले वर्ड बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर टेरिटरी वर्ड का क्या मतलब होता है। टेरिटरी वर्ड का क्या मतलब होता है, इस वर्ड को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ। बच्चों समझना, आप क्रिकेट का प्ले ग्राउंड देखते हो क्या? क्रिकेट प्ले ग्राउंड देखा है आप लोगों ने? अगर मैं आपसे कहूँ कि आजकल IPL चल रहा है तो आप लोग क्रिकेट का प्लेग्राउंड देख रहे होंगे। हमारा जो बच्चों क्रिकेट का प्लेग्राउंड होता है वो ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ में होता है। क्या देखा है आपने? कुछ इस तरीके का सर्कुलर पाथ है। अगर बैट्समैन ने बैट से बॉल को हिट करा और बॉल डायरेक्टली इस बाउंड्री के बाहर चली गई तो डायरेक्टली 6, और अगर बॉल रेंगते 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 क्या हो गई है, बाउंड्री के बाहर क्रॉस कर गई तो उसे बोलते हैं 4, और डायरेक्टली चली गई तो उसे क्या बोलेंगे, 6। तो 4 और 6 का डिटर्मिनेशन किसके बेस पर हो रहा है? सर इस बाउंड्री के यहाँ पर ये जो लाइन सर्कुलेट हो रही है, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये डिटरमाइन कर रहा है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो बच्चों ये क्रिकेट के लिए, ये क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, उनके लिए किसका काम कर रही है? बाउंड्री का काम कर रही है। तो ये ही शब्द कुछ इस शब्द से मिलता जुलता है। क्या वर्ड लिखा है बच्चों? टेरिटरी। तो रियल लाइफ में बच्चों टेरिटरी शब्द का ही मतलब होता है बाउंड्री। क्या मतलब होता है बच्चों? बाउंड्री, किसी चीज की बाउंड्री। अब किस चीज की बात हो रही है? तो हमारे नेशन की बात हो रही है। तो हमारे नेशन की, हमारे देश की किसकी बात करें हम? बाउंड्री। इसके लिए एक और शब्द यूज करता है, आप इसे बाउंड्री कह सकते हैं बच्चों, या फिर हम यूज करते हैं फ्रंटियर। क्या यूज करते हैं बच्चों? फ्रंटियर यानी सीमा। तो आप इन दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या शब्द बनेगा? शब्द क्या बनेगा सर? डोमेस्टिक बाउंड्री या फिर डोमेस्टिक फ्रंटियर। सिमिलरली इकोनॉमिक बाउंड्री या इकोनॉमिक फ्रंटियर। और इसका मतलब क्या है? हम किसी बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बाहर अगर आप चले गए तो आप उसके बाहर हो गए हो, या फिर आप उसी के अंदर की बातें कर रहे हैं। बात आ गई समझ में कि बाउंड्री शब्द का सीधा सीधा मतलब हुआ सर किसी चीज की सीमा, लिमिट। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है कि आप उस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो पाकिस्तान में पहुंच जाओगे, और अगर उस बाउंड्री के अंदर हो तो आप इंडिया के अंदर हो। ऐसे इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, हर एक देश की अपने अपनी क्या होती है बच्चों? बाउंड्री होती है, जो यह डिटरमाइन करती है कि अगर आप इस बाउंड्री को क्रॉस करते हो तो दूसरे देश में चले जाओगे, और अगर उस बाउंड्री के अंदर हो तो आप अपने देश के अंदर ही हो। ऐसे दो स्टेट के बीच में भी बाउंड्रीज होती है कि अगर आपने उस बाउंड्री को क्रॉस करा तो आप दूसरे स्टेट में चले गए हो। जैसे इंडिया से आप दिल्ली से चले गए हो पंजाब, आप दिल्ली से चले गए हो मुंबई। तो ये बाउंड्रीज का ही तो गेम है, एक जगह से दूसरी जगह। तो बाउंड्री ही सब कुछ डिटरमाइन करती है। इतना समझ में आ गया बाउंड्री क्या होती है? चलो बढ़िया। तो अब मैं आपको ये पूरा ही शब्द सिखा रहा हूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, बट इस शब्द को समझने के लिए आप पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लो, खूबसूरत से डेफिनेशन, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। ठीक है बच्चों? तो चलिए डेफिनेशन क्या है इसकी समझते हैं। हैशटैग बनाएंगे बच्चों की डेफिनेशन क्या कहते हैं। कहता है डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी is the territory, domestic territory is the territory administrated by government, administrated by गवर्नमेंट। जो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट कर जाती है बच्चों? गवर्नमेंट के द्वारा। विद इन विच पर्सन
within which persons, goods and capital, persons, goods और capital circulate freely। बस। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपके सामने कुछ शब्दों का प्रयोग करा, उन शब्दों का आप ध्यान रखेंगे कि पहली बात कि बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। हमने कहा कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी इज द टेरिटरी, ये क्या होती है बच्चों, एक टेरिटरी होती है, एक बाउंड्री होती है जो एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है। क्या करी जाती है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेट। हाईलाइट करेंगे इस शब्द को, एडमिनिस्ट्रेट बाय गवर्नमेंट। किसके द्वारा करी जाती है बच्चों, गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये एडमिनिस्ट्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है बच्चों संचालित, रन करना, ऑपरेट करना। जो किसके द्वारा ऑपरेट करी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट करी जाती है। जिसके अंदर क्या, कोई व्यक्ति यानी कोई पर्सन, कोई गुड्स या सर्विस या कोई कैपिटल जैसे एसेट्स, इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह की जो भी चीजें होती हैं वो लोग सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली, यानी एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी जगह ले जाकर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। जैसे गर्मी की छुट्टियों में आप अक्सर अपने शहरों से, अगर आप दिल्ली वाले हो और आपको बिहार जाना है तो गर्मी की छुट्टियां पड़ते हैं, आप अपने नानी के यहाँ चले जाते हो, अपने नाना जी के पास रहते हो, या किसी जगह आप टूर वगैरह पे निकल जाते हो समर वेकेशन के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह घूमकर आ जाते हो। क्या आपको किसी ने रोका, नहीं। क्यों, क्योंकि आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, आप अपने देश के अंदर हो, जो आपके देश की गवर्नमेंट के द्वारा क्या करी जाती है, एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है, चलाई जाती है। सही कह रहा हूँ क्या, हाँ। जैसे अभी दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अभी आने वाले टाइम में लोग समर वेकेशन के लिए मनाली चले जाएंगे, शिमला चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं, या उत्तराखंड के पहाड़ों में चले जाते हैं। तो आप एक जगह से दूसरी जगह गए, क्या आपको आने और जाने के लिए किसी ने रोका कि नहीं आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, हम आराम से जाके घूमकर आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं, जो किसके द्वारा ऑपरेट करी जा रही है, किसके द्वारा संचालित या एडमिनिस्ट्रेट करी जा रही है, सर गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर अपने गुड्स या सर्विसेज को भी बेच सकते हैं, हाँ या ना। आप दिल्ली में हो, आप मुंबई में जाके गुड्स को बेच दो, कोई टेंशन नहीं है। आप बिहार के हो, आप दिल्ली में आकर अपने गुड्स या सर्विसेज को बेच दो, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्यों, क्योंकि आप अपने देश के अंदर हो, जो आपके देश के गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करा जा रहा है। तो ये 3 शब्द को आपको ध्यान रखना है। आप एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं, व्यक्ति यानी पर्सन्स, गुड्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट्स को खरीदा और बेचा जा सकता है, कोई इक्विपमेंट्स हो। सही है, यस सर। तो ये छोटी सी डेफिनेशन हमें इसको डिफाइन करती है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है बच्चों, एक टेरिटरी होती है जो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है, सर गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर कोई पर्सन, गुड्स या कैपिटल कैसे सर्कुलेट होती है, फ्रीली, यानी उनके सर्कुलेशन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, बाधा नहीं होती है, रुकावटें नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्या करी जाती है, एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा और इसको समझते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन हमारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो आओ अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हमें इसको समझाया गया है। तो कहते हैं कि बच्चों इन लेमेन्स, अगर एक आम आदमी की भाषा में बात करी जाए बच्चों, इन लेमन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी, इन लेमन लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी means the political frontier, ठीक है बच्चों, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री।
अब ये क्या लिख दिया सर मैंने, ऑफ अ कंट्री। समझाता हूँ, बहुत आराम से समझेंगे, बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे, समझना आप, ठीक है क्या। तो सबसे पहले क्या वर्ड आया बच्चों, सबसे पहला वर्ड आया कि सर इन अ लेमैन। लेमैन का मतलब क्या होता है, आम नागरिक। लेमैन का मतलब आम नागरिक, हम सभी आम नागरिक ही तो हैं ना, हमारी कोई गवर्नमेंट पोस्ट है ना हम किसी बड़े स्टेटस लेवल पे या बड़े पोस्ट बड़े लेवल पे काम करते हैं, नहीं करते, तो हम सभी आम नागरिक हैं। तो कहता है अगर आप एक आम नागरिक की भाषा में बात करोगे, ठीक है, आम मतलब ठेले वाले की बात करें, रिक्शे वाले भैया के बारे में बात करें, या आपके और हमारे बारे में हमसे पूछा जाए तो क्या होता है, तो कहता है इन लेमैन लैंग्वेज, एक आम आदमी की भाषा में डोमेस्टिक टेरिटरी शब्द का क्या मतलब होता है, घरेलू सीमा का क्या मतलब होता है। कहता है कि मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, पॉलिटिकल मतलब क्या होता है बच्चों, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और फ्रंटियर मतलब क्या होता है, बाउंड्री, जहां पर हमारे राजनीतिक यानी हमारी सरकार का क्या होगा बच्चों, अधिकार होगा, वो सारी की सारी चीजें हमारे कहां पे आती हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाती हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये वर्ड हाईलाइट करो, क्या कि सर आपसे पूछा जाए कि बताओ अ लेमन लैंग्वेज के फॉर्म में डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, तो मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर, द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल फ्रंटियर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, पॉलिटिकल फ्रंटियर की। अब पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब समझ रहे हो ना, जहां पर हमारे देश के राजनेता यानी हमारी सरकार का क्या होता है बच्चों, अधिकार होता है, वो जहां जहां जिन जिन जगहों पर हमारी सरकार का अधिकार हो सकता है या होता है, वो सारे के सारे राइट्स, वो सारी की सारी जगह क्या होती है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर वो कौन कौन सी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, यानी वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर हमारे देश के कानून का अधिकार है, यानी हमारे देश का अधिकार है, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं, हमारे पॉलिटिशियन यानी पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी जगह है। तो बच्चों इसके लिए हमारे बुक में 3 तरह की जगहों के बारे में डिस्कस करा गया है। कितनी जगहों के बारे में बच्चों, 3, जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आते हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आते हैं, यानी उन जगहों पर हमारे गवर्नमेंट का राइट होता है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से वो हैं, ठीक है। कि अगर आपको समझना है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो हमने कहा इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है 3 बातों को। अब मेरे साथ एक एक करके लिखते रहिए, पॉइंट फर्स्ट, ठीक है बच्चों। आप पहले लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड operated by normal resident between 2 or more countries, between 2 and more countries, ठीक है। अभी क्या लिखा है मैंने आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, बट उससे पहले इसका एक लिखो एग्जाम्पल, इसका एक क्या लिखो मेरे लिए, एग्जाम्पल, ठीक है। फिर मैं आपको बारीकी से एक एक चीज को समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि बच्चों एक प्लेन है हमारे पास, तो प्लेन planes operated by Air India between Russia and Japan, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक। आप समझते हैं इसका मतलब,
ठीक है, आराम से समझना, बिल्कुल आराम से। कहता है बच्चों पहले शिप एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। क्या कहता है कि शिप्स क्या होते हैं बच्चों? पानी वाली जहाज। शिप क्या होती है बच्चों? पानी वाली जहाज, जो पानी में चलती है। पता होगा ना आपको पानी वाली जहाज, अभी मैं दिखाता हूं आपको, देखना, पानी वाली जहाज, ठीक है, पानी वाली जहाज। और ये क्या होती है बच्चों? हवाई जहाज, जो उड़ती है, ठीक है, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज। एरोप्लेन भी कह सकते हो आप, कितना गंदा लिख रहा हूं, हवाई जहाज, ठीक है। ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये क्या शब्द होता है? ये शब्द क्या है सर? नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं? तो अभी आप मान लो यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है, एक निवासी की बात हो रही है जो हमारे देश में रहता है, ये आदमी है, ठीक है क्या? तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 एंड मोर कंट्रीज। इसका मतलब क्या है सर? आओ एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो बच्चों, हम मान लेते हैं कि सर यहाँ पर हमारा कंट्री है इंडिया। क्या है बच्चों? इंडिया छोड़ो, यहाँ पर एक कंट्री है अमेरिका। कौन सी कंट्री है बच्चों? अमेरिका, ठीक है क्या? यस सर। और यहाँ पर कंट्री है बच्चों चाइना। इधर कौन सी कंट्री है? चाइना। और अमेरिका और चाइना के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में एक कंपनी चलती है जिस कंपनी का नाम है इंडियन एयरलाइन। क्या नाम है बच्चों? इंडियन एयरलाइंस। ये इंडियन एयरलाइंस एक प्लेन की कंपनी है, और वो कंपनी कहाँ की है बच्चों? वो कंपनी लाई करती है इंडिया से। कहाँ से लाई करती है? इंडिया से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक कंट्री है अमेरिका और एक दूसरी कंट्री है चाइना। अमेरिका और चाइना के बीच में एक प्लेन चल रहा है, जिस प्लेन, कौन सी कंपनी है बच्चों? इंडियन एयरलाइन की कंपनी है प्लेन की, ठीक है क्या? तो इस कंपनी की प्लेन अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि इस प्लेन को जो चला रहा है, या ये प्लेन जहाँ पे उड़ रही है, जिस टाइम ड्यूरेशन पर उड़ रही है, उतने टाइम ड्यूरेशन तक जिस रास्ते से ये जाएगी, वो रास्ता, ये वो पाथ किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? क्या अमेरिका की आएगा, या चाइना की आएगा, या जिस देश की ये कंपनी है उसके देश में आएगा? तो यही इस बात को हम समझ रहे हैं, इसी बात को हम समझ रहे हैं। और लिखा गया है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में चलाई गई शिप्स या एयरक्राफ्ट, ये उसी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं जिस देश की वो कंपनी है। तो बताओ ये इंडियन एयरलाइन किस देश की कंपनी है? सर इंडिया की। बेशक ये किन 2 देशों के बीच में चलाया जा रहा है? अमेरिका और चाइना। ना तो ये चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ना ही ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी कहाँ की है बच्चों? इंडिया की। तो ये किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? इंडिया के आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ। तो हमने लिया बच्चों, इस बार हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों श्रीलंका का। किसका लिया? श्रीलंका, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों श्रीलंका का, ठीक है। बात आई समझ? ये है श्रीलंका। और यहाँ पर फिर से ले लेते हैं एक देश अमेरिका। इस बार क्या हो रहा है? यूएसए और श्रीलंका के बीच में एक प्लेन चल रही है, लेकिन इस बार ये जो प्लेन है बच्चों, वो है सिंगापुर एयरलाइन। क्या है बच्चों? सिंगापुर एयरलाइंस। तो बच्चों नाम से ही पता चलेगा ये सिंगापुर एयरलाइन किस देश की कंपनी होगी? सर सिंगापुर की है। किस देश की है बच्चों? सिंगापुर की है, ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? तो आप सबसे पहले ये देखो कि किन 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में चलाई है। तो सर श्रीलंका और अमेरिका यानी यूएसए के बीच में ये चलाया जा रहा है। तो
तो बच्चों श्रीलंका और यूएसए के बीच में चलाई जा रही ये कंपनी है कहाँ की? सर सिंगापुर एयरलाइंस है, जो कंपनी कहाँ की है? सिंगापुर की है। तो ये ना तो श्रीलंका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी और ना ही यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, यह सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। क्यों? क्योंकि यह कंपनी कहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट है? श्रीलंका की। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किन दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में ऑपरेट करी जा रही है या ऑन करी जा रही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये कंपनी एक्चुअल में है कहाँ की। तो हमने कहा श्रीलंका की। तो जिस पाथ से ये जाएगी या जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए जाएगी, वो सारे के सारे टाइम ड्यूरेशन तक वो सारा का सारा पाथ किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? सिंगापुर की। समझ गए दोनों ही एग्जाम्पल? फिट हो गए होंगे बिल्कुल, हाँ या ना? अब इसी भाषा को हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है। आओ समझा देता हूँ। कहता है प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, किसके द्वारा ऑपरेट करी गई है बच्चों? बता देगा फटाफट। सर एयर इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा करी गई बच्चों? एयर इंडिया के द्वारा। तो एयर इंडिया कहाँ की कंपनी है? सर नॉर्मल सी बात है, इंडिया की कंपनी है, लेकिन किन दो देशों के बीच में चलाई जा रही है? सर रशिया और जापान के बीच में चलाई जा रही है। तो बताओ क्या ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या फिर जापान की? ना तो सर ये रशिया की आएगा और ना ही ये जापान की। ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा सर? इंडिया की। देखो लिखा भी हुआ है कि प्लेन ऑपरेटेड बाय द एयर इंडिया बिटवीन द रशिया एंड जापान एंड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? इंडिया की। होपफुली कि आप इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ गए हो, ठीक है क्या? अब मैं इस एग्जाम्पल को इरेज कर देता हूँ, ठीक? आ जाओ ताकि हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ सके इसके अगले टॉपिक को, ठीक है बच्चों? समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। आ जाओ फटाफट समझते हैं दूसरे क्वेश्चन टॉपिक को। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर बच्चों सेकंड पढ़ना। पॉइंट नंबर सेकंड, आओ फटाफट आओ फटाफट आओ। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों? जरा गौर करना। कहता है फिशिंग वेसल, फिशिंग वेसल्स, ठीक है? क्या होता है अभी बताता हूं। फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, माफ करना बच्चों, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है? ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट, operated by the residents of a country where countries in the international water, in the international waters where they have exclusive right, where they have exclusive rights of operation। क्या लिख दिया मैंने इतना बड़ा? कुछ नहीं लिखा बच्चों, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, मीनिंगफुल लाइन है, आपको अभी समझाता हूँ। बट उससे पहले एक एग्जांपल लिख लिए मेरे लिए आप, फिर आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ, ठीक है? आप एक एग्जांपल लिखो। कहता है फिशिंग बोट्स, बाय इंडियन फिशरमैन,
इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर, इन इंटरनेशनल वाटर, इन इंटरनेशनल waters of Indian Ocean. Indian Ocean will be considered या will be included as a part of domestic territory of India. Domestic territory of India. अब मतलब समझाता हूँ इसका। पहले तो इसका मतलब समझो क्या लिखा हुआ है, आज जो समझाता हूँ पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है बच्चों फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल को आम भाषा में आप यूँ समझ लो कि जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं ना, जो समुद्र में या नदियों में जाकर मछली पकड़ते हैं, अक्सर हम समुद्र की बात कर रहे हैं, जो समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मछुआरे। तो ये हमारे मछुआरे भाई साहब। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, दूसरा शब्द है बच्चों ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। इस शब्द को देखो क्या लिखा हुआ है, रिग्स। क्या लिखा है बच्चों, रिग्स। रिग्स का मतलब होता है वेरी बिग कंटेनर्स, वेरी बिग कंटेनर्स। जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, जहां पे हम अपने ऑयल या फिर नेचुरल गैस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उन बड़े बड़े कंटेनर्स को क्या करते हैं बच्चों, हम रिग्स कहते हैं, ठीक है क्या। तीसरा शब्द आया बच्चों फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, प्लेटफॉर्म तो आप जानते हो जो समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह पानी में तैरते रहते हैं। तो ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ऑपरेटेड मतलब संचालित करना, किसके द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा, जो हमारे देश का हो, इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट, या फिर ऑपरेशन। अब क्या कह दिया सर आपने, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो मैंने आपके लिए कुछ रखा है, आज फटाफट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखेंगे, आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये पिक्चर, क्या आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को क्या हो गया, इस पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, यही है हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। देख रहे हो ओशियन के अंदर से हम ऑयल निकाल रहे हैं या नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है क्या। ये दूसरी पिक्चर देखो आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं को बोलते हैं ऑयल नेचुरल गैस रिग्स। हम इनके अंदर से देखो कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर में निकाले और शिप पे क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े हैवी प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन होती है जो समुद्र के अंदर से क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं ऑयल नेचुरल गैस रिग्स। बात आ रही है समझ में, यस सर, ठीक है। तो ये देखो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स की जब हम बातें कर रहे हैं, तो अब देखो ये कितना बड़ा इंडियन ओशन है। इधर देखो आप, ये देखो यहाँ से लेकर ये पूरा इतना बड़ा, ये हमारा सब क्या है, ये इंडियन ओशन का तो पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है, ये इंडियन ओशन ही तो है। तो क्या इंडियन ओशन में हम कहीं पे भी जाके मछली पकड़ सकते हैं हमारे मछुआरे भाई साहब? क्या हम कहीं पे भी जाके अपना ऑयल निकाल सकते हैं क्या, या नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या ओशियन के अंदर से? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो कहाँ तक कर सकते हैं? तो कहता है जहाँ तक आपकी गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया है, एक्सक्लूसिव राइट दिया है इस काम को करने का। बात समझ में आ रही है? तो हमारे कौन कौन से शब्द आए भाई, देखो एक बार कौन कौन शब्द वर्ड का यूज़ करा हमने। फिशिंग वेसल यानी मछली पकड़ने वाले मछुआरे भाई साहब, आप सिर्फ वहीं पर जाके मछली पकड़ सकते हैं जहाँ पर आपकी सरकार ने आपको क्या दिया है, एक्सक्लूसिव राइट दिए हैं आपके लिए ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है एक्टिविटी जहाँ पे आप जाके मछली पकड़ सकते हो। ओशन इतना बड़ा होता है, आप पूरे ओशन में जाके मछली नहीं पकड़ सकते हो, सिर्फ वहीं तक जाके मछली पकड़ सकते हो जहाँ तक हमारी सरकार ने आपको राइट्स दिए हैं। दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। आपको पता हो कि इंडिया के अंदर जो ऑयल नेचुरल गैस है तो उसके लिए एक कंपनी बड़ी फेमस है बच्चों, ONGC। हाँ ना, ये इंडियन कंपनी है। तो ये इंडियन कंपनी क्या पूरे समुद्र में, इतना बड़ा ओशन है, तो क्या कहीं पे भी जाके नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, निकाल सकती है क्या? हमने कहा नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकते आप। समुद्र ओशन इतना बड़ा तो आप कहीं पे भी जाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। कहाँ तक जाके करना है? तो हम कहेंगे जहाँ तक आपकी गवर्नमेंट ने आपको एक्सक्लूसिव राइट दिए आपको
अपने ऑपरेशन को करने के लिए, ऑपरेशन वर्ड का मतलब एक्टिविटी को करने के लिए, कि हाँ आप इंडियन ओशियन में जाकर आप यहाँ पर आकर इस जगह तक, इतने जगह तक क्या कर सकते हो, आके यहाँ पर आप ऑयल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप बस यहीं तक निकाल सकते हो, इधर नीचे या इसके इधर 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 नहीं आ सकते भैया, हम तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है क्या, बिल्कुल सर। तीसरा क्या है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, फ्लोट हो रहे हैं, तैर रहे हैं, तो क्या कहीं पे भी जाके तैरने लगोगे क्या? मूवीज की शूटिंग होती है तो क्या कहीं पे भी आके शूट करने लगोगे क्या आप? नहीं 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 नहीं, फिर वहीं पे गाना बजाने लगोगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। कहाँ तक करना है आपको, कहाँ तक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जा सकते हैं लेकर, जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, एक्सक्लूसिव राइट दी है अपने इस काम को करने के लिए। कहने का सेंस इतना है कि बच्चों चाहे मछली पकड़ने वाले मछुआरे हों, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हों या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो, आप ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ को यानी तीनों की तीनों ऑपरेशंस को सिर्फ उतने ही एरिया तक इंटरनेशनल वाटर में कर सकते हो जितना आपको एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है, यानी जितना आपको कानूनी अधिकार दिया गया है, आप उससे आगे नहीं जा सके। बेसिकली बात करें तो ये सर कितना है, इंडियन ओशन तो इतना बड़ा है, इंडियन ओशन तो इतना बड़ा है, तो क्या पूरे ओशन में? तो नहीं बच्चों, जब हम बात करते हैं कि इतना बड़ा इंडियन ओशन है तो हम पूरे इंडियन ओशन की बात नहीं करते, हमें कुछ एरिया दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? एरिया। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो बच्चों हम लोगों के लिए जो डिस्टेंस होता है वो किस में मेज़र होता है बच्चों? हमारी जो रोड में डिस्टेंस होती है वो किस में मेज़र होती है बच्चों? फटाफट बताओ एक बार सर। किलोमीटर में होती है। अगर आप रोड पे ट्रैवलिंग करो, अगर आप बच्चों रोड्स पे क्या करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो उसे हम किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर में। तो ऐसे ही बच्चों जब हम ओशियन में मेजरिंग करते हैं ना, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसे नॉटिकल माइल में करते हैं। किस में करते हैं हम? नॉटिकल माइल्स में। ठीक है, नॉटिकल माइल्स में। तो कहाँ कितने माइल्स तक हमारा बच्चों राइट है ओशियन के अंदर? तो हमारे जो राइट्स हैं, नॉटिकल माइल्स के जो राइट है, यानी हम लोग कहाँ तक जाके अपने एक्सक्लूसिव राइट है, यानी कहाँ तक जाकर हम क्या कर सकते हैं? बताओ बताओ, हम क्या क्या कर सकते हैं? कि सर आप वहाँ पे जाके मछली पकड़ सकते हो, ऑयल नेचुरल गैस रिग्स कर सकते हो, या अपने प्लेटफॉर्म लेकर तैर सकते हो। कहाँ तक? तो हमने कहा कि हमारे राइट्स सेफ है बच्चों 12 नॉटिकल माइल्स तक। कितने हैं बच्चों? 12 नॉटिकल माइल्स। ध्यान रहेगा, 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स अराउंडली कितने किलोमीटर का होता है बच्चों? मान लो 22.2 किलोमीटर के अराउंडली होता है, अराउंडली 22.2 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट लगभग लगभग इतना मान लो। यानी आप अपने फ्रॉम ये भी लिख लो, कहाँ तक? फ्रॉम कोस्टल, फ्रॉम बेस लाइन या कोस्टल बेस लाइन, कोस्टल बेस लाइन। कोस्टल मतलब समझ रहे हो ना, तटीय इलाका, बेस लाइन। ठीक है, अब बेस लाइन क्या होती है? आप देख रहे हो कि बच्चों हमारे जो इंडिया का मैप है, ये जो हमारी बच्चों बाउंड्री है, आपको ये दिखाई दे रही है बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री बच्चों सीधी नहीं होती, क्योंकि ये पानी है, पानी से लगी हुई दीवारें कभी सीधी होती है क्या? नहीं, टेढ़ी मेढ़ी। तो हमारी गवर्नमेंट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करती है? लाइन रोका देती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करती है बच्चे? लाइन रोका देती है, बिल्कुल सीधी सीधी। वो सीधी लाइन ही क्या कहलाती है बच्चों? हमारे लिए बेस लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? बेस लाइन, जो बिल्कुल सीधी हो। तो इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितना बच्चों? 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है हमारे लिए? राइट होते हैं। अराउंडली जो कितने किलोमीटर का होता है? 22.2 किलोमीटर के क्या होता है बच्चों? अराउंड होता है। यहाँ तक हमारे राइट से, जहाँ पर हम जाके मछली पकड़ सकते हैं, ऐसे ऑयल एंड नेचुरल गैस को रिग्स कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोल दो। यस सर, आ गया। ठीक है, हमारा मैरिटाइम एक्ट चलता है बच्चों। मैरिटाइम एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे राइट्स जो होते हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। किसके लिए होते हैं बच्चों? 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। अभी 200 नॉटिकल माइल्स, बट ये आपके एग्जाम सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें इतना नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? हमें तो बस इतना जानना है कि सर कहाँ तक हमारे राइट्स हैं। कहाँ तक राइट्स हैं? 22.2 किलोमीटर के अराउंड फ्रॉम कोस्टल बेस लाइन। बात आ रही है समझ में? पॉइंट नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया क्या? हाँ या ना? अब इसका एक एग्जांपल पढ़ ले, इसका एक एग्जांपल पढ़ ले। यस सर, आ जाओ फटाफट पढ़ो। क्या कहता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कहता है फिशिंग बोट्स। फिशिंग बोट्स मतलब जो मछली पकड़ने वाली नौकाएं होती हैं। ठीक है,
बाय इंडियन फिशरमैन। वो फिशरमैन कहाँ का है? इंडियन फिशरमैन का। इन द इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में, विल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि कोई अगर इंडियन फिशरमैन है, इंडियन फिशर मतलब कोई भारत का मछली पकड़ने वाला है, तो वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर जहां तक जाके मछली पकड़ सकता है। अब कहां तक जा सकता है? पूरे इंडियन ओशन में कहीं तक भी जा सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इंडियन ओशन में पूरे कहीं तक नहीं जा सकता। सिर्फ कितना जा सकता है सर? 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी 22.2 किलोमीटर तक जा सकता है। और इसके अंदर वो जहां जहां जाके मछली पकड़ सकता है वो सारा का सारा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बट अकॉर्डिंग टू द मैरीटाइम एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारे इंडियन का क्या होता है? राइट्स होता है। बट अभी आप 12th क्लास में हो तो आप सिर्फ इतना समझो 12 नॉटिकल माइल्स। ओके है क्या? हाँ या ना? एक बात और बच्चे बहुत ही गलत समझते हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन ओशन, तो क्या वो इंडिया का ओशन है? नहीं नहीं भाई, इंडियन ओशन नाम है उसका, वो इंडिया का ओशन नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कहीं समझ लो कि सर ये तो इंडियन ओशन है, यानी इंडिया का है तो पूरा इंडियन ओशन ही हमारा हो गया। नहीं नहीं, आपका नहीं है और ना हमारा है। ठीक है, बस उस ओशियन के अंदर कुछ कहीं किलोमीटर तक, कुछ नॉटिकल माइल्स तक हमारे राइट्स हैं। ओके है बच्चों? यस सर, आगे समझ में? हाँ, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आ जाओ फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो हमने कहा कि बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है एक ऐसी टेरिटरी जो किसी देश के गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है, जिसके अंदर कोई पर्सन, गुड्स या कैपिटल का फ्रीली क्या होता है बच्चों? सर्कुलेट होता है, यानी आवाजाही होती है, कोई रोक टोक नहीं होती है। दूसरा हमने क्या समझा कि सर एक आम आदमी की भाषा में बोल के बताओ कि इसे क्या कहेंगे। तो हमने कहा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का सीधा सीधा मतलब होता है किसी देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी उस देश की सरकार का कहाँ तक अधिकार है, जहाँ जहाँ तक उस देश की सरकार का अधिकार होगा, गवर्नमेंट का राइट होगा, वो सारा का सारा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो सर ऐसी कौन कौन सी जगह है जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं? तो सबसे पहला हमने पढ़ लिया शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जो ऑन करी जाते हैं या ऑपरेट करी जाते हैं किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा बिटवीन 2 एंड मोर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल कि इंडिया की एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम क्या है बच्चों? एयर इंडिया, कि एक प्लेन है जो रशिया और जापान के बीच में क्या करी जा रही है? ऑपरेट करी जा रही है। तो क्या वो रशिया की होगी? नहीं। क्या वो जापान की होगी? नहीं। वो प्लेन की कंपनी कहाँ की है? सर एयर इंडिया तो इंडिया की कंपनी है, तो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? सर इंडिया के आएगा। दूसरा फिशिंग वेसल। फिशिंग वेसल क्या होते हैं सर? मछली पकड़ने वाले जो जहाज होते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। रिग्स वर्ड का मतलब बड़े बड़े कंटेनर जो समुद्र के अंदर से क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस को क्या करते हैं? निकालते हैं। और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो समुद्र में यानी ओशियन में एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? फ्लोट होते हैं। तो क्या कहता है कि देखो जी भैया, मछली पकड़ने वाले मछुआरे भाई साहब, आप मछली कहीं पे भी जाके नहीं पकड़ सकते हो। भैया ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स निकालने वाले भैया भाई लोग, आप लोग पूरे ओशियन में कहीं से भी कोई ऑयल नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और ना ही नेचुरल गैस निकाल सकते हो। भैया फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, तैर के कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। रुको रुको रुको, आपको कहाँ तक जाना है? तो कहता है कि इंटरनेशनल वाटर में आप ये तीनों के तीनों काम सिर्फ वहीं तक कर सकते हो जहां तक आपको इसके लिए एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि सर फिशिंग बोट्स, जो मछली पकड़ने वाली नौकाएं होती हैं, वो किसी इंडियन फिशरमैन के द्वारा इंटरनेशनल वाटर के अंदर, कहाँ पे बच्चों? इंडियन ओशियन में जाकर जहां तक वो मछली पकड़ सकता है, वो सारा का सारा पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो बच्चे ने कहा कि सर पूरा इंडियन ओशियन में जाके मछली पकड़ सकता है क्या? हमने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इंडियन ओशियन में सिर्फ वहीं तक जाके क्या कर सकते हो? फिशिंग बोट्स ले जा सकते हो जहां तक आपको गवर्नमेंट ने क्या दिए हैं? राइट्स। कितना राइट्स है हमारा? सर 22.2 किलोमीटर, अराउंडली 12 नॉटिकल माइल्स। सर नॉटिकल माइल्स क्या होता है? समुद्र के बीच की दूरियों को, ओशियन में जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग करी जाती है उसकी यूनिट को क्या कहते हैं बच्चों? नॉटिकल माइल्स कहते हैं। मैरीटाइम एक्ट के द्वारा यानी समुद्री अधिकारों को अकॉर्डिंग इंडिया का कहाँ तक राइट है? तो 200 नॉटिकल माइल्स तक है। क्या हमें उसे याद रखना है? नहीं, फॉर योर फर्दर नॉलेज के लिए, आपको उसको पेपर में नहीं लिखना है।
बात समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से। हमने इसका डायग्राम भी देख लिया। क्या सर? ये रहा सर, ऑयल एंड नेचुरल गैस ये होते हैं, इनसे हम लोग तेल निकालते हैं। तो क्या कहीं पे भी इंडियन ओशन में जा सकते हैं? कि इंडियन ओशन तो इतना बड़ा है। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। और ये पहले वाले का एग्जाम्पल था, देखो ये फर्स्ट का एग्जाम्पल था। मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ इनका, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट का, ठीक है। ये दोनों हो गए पॉइंट नंबर सेकंड के। किसके हो गए बच्चों? पॉइंट नंबर सेकंड के, ठीक है। हाँ या नहीं? ये था शिप एंड एयरक्राफ्ट, शिप एंड एयरक्राफ्ट, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स। आओ पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इसको एक मिनट के लिए मैं उठा के साइड कर दूँ क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर कर दो, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें। कर दो कर दो कर दो, आ जाओ कर देते हैं। इसको उठा के नीचे लाए, परफेक्ट, ठीक है। आ जाओ। तो पॉइंट नंबर अब लिखेंगे बच्चों 3, पॉइंट नंबर 3 फटाफट देखेंगे, आराम से देखना बच्चों, ठीक है क्या? पॉइंट नंबर 3 आओ फटाफट। तीसरा पॉइंट है बच्चों एम्बेसीज, एम्बेसीज बोलते, ठीक है। एम्बेसी नहीं, एम्बेसी, एम्बेसीज, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री, एंड मिलिट्री, एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री लोकेटेड, लोकेटेड एब्रॉड, लोकेटेड एब्रॉड। क्या लिख दिया मैंने? ये सबसे पहले बात तो यहाँ पे एक नया शब्द आया आपके लिए बच्चों, एम्बेसीज। दूसरा कॉन्सुलेट, तीसरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले समझो बच्चों कि एम्बेसीज और कॉन्सुलेट वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्या एम्बेसीज होती है, क्या कॉन्सुलेट होते हैं। आपको पता हो कि बच्चों हम लोग ना जब बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, अब जिनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे आप पढ़ लिख के बहुत अच्छी अच्छी नौकरी करोगे तो आप विदेशों में घूमने जाते हो, फॉरेन कंट्रीज में। तो हमें अपने देश को छोड़ने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2 चीज़ों की क्या होती है बच्चों? ज़रूरत होती है। बताओगे क्या कौन कौन सी? क्या आपने कभी इस वर्ड का नाम सुना है क्या? पासपोर्ट, हाँ सर। और दूसरा क्या नाम सुना है क्या? वीज़ा, हाँ सर। तो अपने कंट्री को लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? पासपोर्ट। और दूसरी कंट्री में बच्चों एंट्री लेने के लिए यानी जाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वीज़ा की। यानी पासपोर्ट इस बात का प्रूफ होता है कि आप किस कंट्री से आ रहे हो, और वीज़ा इस बात का प्रूफ होता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो। तो इसलिए हमें किसकी नीड होती है? पासपोर्ट एंड वीज़ा के। और ये पासपोर्ट और वीज़ा के लिए हम जिस ऑफिस में अप्लाई करते हैं उसी ऐसे ही ऑफिस का नाम होता है बच्चों क्या? एम्बेसीज। तो एम्बेसीज एक गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं जो 2 देशों के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन को शो कर रहे होते हैं, या गवर्नमेंट रिलेशन को शो कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या वर्ड बोला बच्चों? एम्बेसीज क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के गवर्नमेंट रिलेशन को, किसके बच्चों? गवर्नमेंट रिलेशन को क्या कर रहे होते हैं? शो कर रहे हैं। यानी ये बता रहे होते हैं कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छी मित्रता है, 2 देश आपस में अच्छे से मित्र हैं, ठीक है क्या? आप कुछ वर्ड, हम कुछ शब्द सीखते हैं जिससे हमें इन दोनों ही शब्दों के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि क्या एम्बेसीज है और क्या कॉन्सुलेट है। आ जाओ मेरे साथ सीखना आप, ठीक है क्या? क्या एम्बेसीज है और क्या कॉन्सुलेट है। सीखने के लिए क्या तैयार हो क्या? तो मैं इसे हटाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या एम्बेसीज होती है और क्या कॉन्सुलेट होता है, ठीक है क्या? आओ फटाफट। तो इधर लिखेंगे बच्चों हम एम्बेसीज, इधर क्या लिखोगे आप? एम्बेसीज। और इधर लिखो आप कॉन्सुलेट, ठीक है। एक छोटा सा बस थोड़ी देर के लिए आपको अंतर बता देता हूँ ताकि आपको इस वर्ड को लेकर कभी भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एम्बेसी, और इधर क्या लिखा बच्चों हमने? कॉन्सुलेट। तो आप जरा समझना आप, ठीक है। एम्बेसीज क्या होती हैं? सबसे पहली बात कि एम्बेसीज कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? लोकेटेड इन द कैपिटल, लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी,
कि एम्बेसीज पूरे देश में कहीं नहीं होती है, उस देश के कैपिटल में लोकेटेड होती है। कहाँ पे लोकेटेड होती है बच्चों? कैपिटल में। जबकि कॉन्सुलेट लोकेटेड इन मेजर सिटी। ये क्या होते हैं? उस देश के बड़े बड़े शहरों के अंदर होते हैं। अब कहना क्या चाहते हो सर, ये तो बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम्बेसीज बच्चों उस देश की सिर्फ कैपिटल के अंदर लोकेटेड होती है, राजधानी में लोकेटेड होती है। और ये कॉन्सुलेट क्या होते हैं? कॉन्सुलेट इज द, सिंपल सी भाषा में बोल दूं क्या एक बार, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एम्बेसीज। ये एम्बेसीज की क्या होती है बच्चों? छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। साफ सीधी बात, छोटी सी भाषा में कि एम्बेसीज क्या होती है? छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। आपको मैप में दिखाता हूँ, आओ। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमारी दिल्ली कहीं इधर है, ठीक है? तो अब दिल्ली कहाँ है? देखो कहाँ कर दी मैंने दिल्ली को। दिल्ली हमारी ये रही छोटी सी दिल्ली, ठीक है? माफ़ी, वो दिल्ली नहीं है, हमारी दिल्ली यहाँ पे ये रही, ठीक है क्या? तो ये हमारी दिल्ली है। तो हमारा एम्बेसीज कहाँ पे होगी? यहाँ पर हमारी सारी की सारी एम्बेसीज है, ठीक है क्या? अब मान लो यहाँ पर तमिलनाडु से एक पर्सन को यहाँ पे आना है, तो क्या इतनी दूर से आएगा? और यहाँ पे मान लो एक पूरा कश्मीर के ऊपर रहता है, तो क्या वो यहाँ से इतनी दूर से आएगा? कहीं हमारे लोग इतने जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। इतनी दूर से ट्रैवलिंग कौन करेगा? और मान लो कर दिया, कोई बाय मिस्टेक कुछ डॉक्यूमेंट्स में एरर हो गया, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एम्बेसीज अपने छोटी छोटी ब्रांचेस ओपन करती हैं। छोटी छोटी क्या कर देती है बच्चों? ब्रांचेस ओपन कर देती हैं। छोटी छोटी क्या ओपन कर देती है? ब्रांचेस। इधर भी एक ब्रांच ओपन कर देगी कहीं पे, ठीक है? इधर भी एक ब्रांच ओपन कर देगी अपने कहीं पे, इधर भी एक ब्रांच ओपन कर देगी कहीं पे, और इधर भी कहीं ब्रांच ओपन कर देगी। तो एम्बेसीज के जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं ना, तो उन्हीं ब्रांचेस को क्या वर्ड यूज़ करा जाता है बच्चों? कॉन्सुलेट्स। क्या वर्ड यूज़ करा जाता है? कॉन्सुलेट्स। समझ गए? कॉन्सुलेट और एम्बेसीज क्या होती हैं? तो एम्बेसीज किसी भी देश की कैपिटल में होती हैं, और कॉन्सुलेट्स उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो पूरे देश के बड़े बड़े शहरों के अंदर होती हैं। एम्बेसीज का काम क्या होता है? तो किसी भी दो देश के पॉलिटिकल रिलेशन को डिफाइन करो, तो उन दोनों देशों के बीच में या दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन है। बात आगे समझ में? आओ एक और बात लिख लेते हैं। इनमें इतना समझ में आ गया तो आप फटाफट आ जाओ, देख लो। हम इसको हटा देते हैं, हमें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है क्या? आ जाओ फटाफट समझना, ठीक है? क्लियर हो गया ये तो? यस सर। दूसरा भी पॉइंट बता दो सर। बिल्कुल बताता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट था ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था। आओ पॉइंट नंबर सेकंड पे चलते हैं, फटाफट देखेंगे, ठीक है? पॉइंट नंबर सेकंड, एम्बेसीज का जो हेड होता है ना बच्चों, उसे एम्बेसडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्बेसडर। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। जबकि कॉन्सुलेट के जो हेड होते हैं ना बच्चों, उसे कॉन्सुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सुल, ठीक है क्या? इसके हेड को एम्बेसडर बोलते हैं और इसके हेड को कॉन्सुल बोलते हैं। तीसरा, इनका काम क्या होता है? क्यों एम्बेसी जरूरी है? नहीं होगा तो क्या होगा, मैं बताता हूं। ये क्या होता है बच्चों? ये कहता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन। एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार से क्या कराता है? इंटरेक्शन कराता है, जुड़ाव कराता है, ठीक है? तो उसके लिए कौन बताता है? एम्बेसीज के दोनों देशों की सरकार के बीच में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रिलेशन है, यानी दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, ठीक है? जबकि तीसरा, इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रोवाइड सर्विसेज टू ट्रैवलर्स एंड सिटीजन्स, ठीक है? ये क्या करता है? ये बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसको? ट्रैवलर्स को, जो एक देश से दूसरे देश में घूमने फिरने गए हैं, या आप सिटीजन हो, सिटीजन यानी आप वहाँ के नागरिक हो, तो आपको क्या दी जाएगी? सर्विस दी जाएगी। तो ये तीन मेजर डिफरेंस हमें ध्यान रखना है एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। अब ये तीसरा वर्ड भी बचा है। तीसरा वर्ड क्या बचा है? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो आपको समय के लिए बच्चों यहाँ पर इस शब्द को हटाकर, इस्टेब्लिशमेंट शब्द को हटाकर, आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, बेस। क्या यूज कर सकते हो? बेस। मिलिट्री बेस। मिलिट्री बेस क्या होता है कि जैसे बच्चों मान लो यहाँ पे देखो, ये आपको घर दिखाई दे रही है, छोटे छोटे घर, ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है ना घर, ये मिलिट्री बेस है। ये रियलिटी में मिलिट्री बेस की एक फोटो है जो मैंने आपके लिए लगा रखी है। ये क्या है बच्चों? मिलिट्री बेस। क्या है बच्चों? ये मिलिट्री
माफ करना, मिलिट्री बेस, ये मिलिट्री बेस है बच्चों। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल अच्छे से, यस सर। अब मिलिट्री बेस क्या होता है? तो देखो जैसे बच्चों होता है ना कि जैसे कि कभी कभी जैसे इंडिया और अमेरिका की आर्मी मिलिट्री मिलकर कहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, तो जिन जगहों पे ये दोनों देश आपस में ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं ट्रेनिंग वाली जगहों को जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए जिस जगह पे ट्रेनिंग करेंगे, तो वो हमारे जहाँ पे रहेंगे ना, जहाँ पे वो अपने छोटे देख रहे हो तंबू लगा रखेंगे ऐसे छोटे छोटे घर टाउन टाइप में, तो इन्हीं को हम बोलते हैं मिलिट्री बेस। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा इतना छोटा सा अमेरिका है, ठीक है, ये यूएसए है, और यहाँ पर एक छोटा सा ये यहाँ पे ये, तो यहाँ पर क्या करें, इंडियन आर्मी अपने देश की आर्मी नंबर 1 है भैया, इंडियन आर्मी एंड यूएसए आर्मी यानी मिलिट्री क्या कर रही है, दोनों आर्मी मिलकर इस जगह पर क्या कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? ट्रेनिंग कर रही है। तो जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए इस जगह पे ट्रेनिंग करेंगे ना, तो वो ये जगह किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? तो ये जगह बच्चों आएगी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। मतलब अगर इंडिया के आर्मी फॉरेन के जिन जगहों पर जाके या फॉरेन कंट्रीज के जिस जगह पे जाके अपनी ट्रेनिंग करती है, फॉरेन की वह जगह जितने टाइम तक इंडियन आर्मी वहाँ पे प्रैक्टिस करेगी, उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, उतने टाइम के लिए वो कंट्री की वो जगह हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। मतलब कि अगर कल को इंडियन आर्मी इधर चाइना में आकर क्या करती है, अपनी ट्रेनिंग करती है, तो चाइना में 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जितने टाइम तक चाइना की जिस जगह पे रहेगी वो जगह इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। बात समझ गए? हाँ सर। ऐसे ही कि मान लो कि रशिया में चली गई है इंडियन आर्मी, तो रशिया की जिस जगह पर इंडियन आर्मी ट्रेनिंग करेगी वह जगह किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? सर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। समझ गए? और ये देखिए ये हमारी एम्बेसीज का, एक एम्बेसीज की मैंने आपके लिए फोटो लगा रखी है, ठीक है क्या? उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो क्या कहा हमने? सर एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री बेस ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, कि अब्रॉड में जिस जगह पर, अब इंडिया के एम्बेसीज अमेरिका में है, तो इंडिया के एम्बेसीज अमेरिका के जिस जगह पे होगी वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? सर इंडिया की। सर इंडियन आर्मी चाइना की जगह पे जाके क्या कर रही है? चाइना के कहाँ पे गई है? चाइना में जाकर क्या कर रही है? प्रैक्टिस कर रही है। तो चाइना के जिस जगह पर जाके प्रैक्टिस करेगी, ट्रेनिंग करेगी, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है क्या? दूसरा क्या था, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। चलो फटाफट बता दो मुझे, एक बार मुझे फटाफट बता दो। क्या सर? कहाँ गया? ये रहा। कि बताओ पहला क्या था? सर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में चलाए जाएंगे, लेकिन ये उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा जिस देश की वो कंपनी होगी। फॉर एग्जांपल कि एयर इंडिया के द्वारा कोई प्लेन ऑपरेट करी जा रही है रशिया और जापान के बीच में, लेकिन ना तो वो रशिया में आएगी और ना ही वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, वो आएगी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्यों? क्योंकि वो कंपनी कहाँ की ऑपरेट हो रही है? इंडिया की हो रही है। पॉइंट नंबर 2, फिशिंग वेसल यानी मछली पकड़ने वाले जहाज, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या पूरे ओशियन में कहीं पे भी जा सकते हैं? नहीं सर, हम ये काम मछली सिर्फ वहीं जाके पकड़ सकते हैं जहां पर हमें हमारे गवर्नमेंट ने राइट्स दिए हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स सिर्फ हम वहीं से जाके क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस को रिग कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं जहां पर हमारी सरकार ने हमें राइट दी है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हम सिर्फ वहीं तक जाके ऑपरेट कर सकते हैं जहां तक हमें हमारी सरकार ने राइट दिए हैं। ठीक है क्या? फॉर एग्जाम्पल फिशिंग बोट्स, भारतीय फिशरमैन के द्वारा, इंडियन फिशरमैन के द्वारा जो फिशिंग बोट्स हैं वो इंडियन ओशन में ऑपरेट हो रहे हैं। तो क्या सर इंडियन ओशन में हर जगह मछली पकड़ने जा सकते हैं क्या? नहीं, जहां तक आपकी सरकार ने आपको क्या दिए हैं? राइट्स दिए हैं। कहां तक राइट्स दिए हैं? 12 नॉटिकल माइल्स तक। मैरीटाइम एक्ट के अकॉर्डिंग कितना है इंडिया के पास राइट? 200 नॉटिकल माइल्स तक। नॉटिकल माइल क्या होता है? समुद्र में यानी ओशियन में जो दूरियां तय होती है उसे नॉटिकल माइल्स में मेजर करा जाता है, ना कि किलोमीटर में। तीसरा,
अम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी बेस विदेश में जिन जगहों पे होगी वो सारा का सारा हमारे देश में आएगा। अम्बेसीज क्या होती हैं? जो दो देशों के पॉलिटिकल रिलेशन को शो कर रही होती हैं। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? अम्बेसीज की ब्रांचेस होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। अम्बेसी सिर्फ एक होती है और वो देश के कैपिटल में होती है। कॉन्सुलेट देश के बड़े बड़े शहरों के अंदर लोकेटेड होती है। मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट, इंडियन आर्मी विदेशों में यानी फॉरेन कंट्रीज में जाकर आए दिन प्रैक्टिस करती रहती है। तो फॉरेन के यानी अब्रॉड की जिस भी कंट्री में जिस जगह पर ट्रेनिंग कर रही होगी वो कंट्री का वो जगह हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बात आ गई समझ में? ऐसे ही अगर इंडिया के एम्बेसीज अमेरिका के अंदर है तो अमेरिका के जिस जगह पर इंडिया के एम्बेसीज होगी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ऐसे ही रूस के अंदर अगर इंडियन एम्बेसीज है तो रूस के अंदर यानी रशिया के अंदर जिस जगह पर इंडियन एम्बेसीज होगी वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ये एक एम्बेसीज का एग्जांपल है, ये मिलिट्री बेस का एग्जांपल है, ये शिप्स एंड एयरक्राफ्ट है और ये नेचुरल गैस रिग्स का एग्जांपल है। बेहतरीन लगा? और दो आप और लिख लो जो नहीं इंक्लूड होते हैं, 2 पॉइंट और जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते। सर कौन कौन से 2 पॉइंट फटाफट बता दो। आ जाओ मैं फटाफट बता देता हूँ। इसको हटाते हैं, इसको पहले तो हम हटाते हैं, ठीक है क्या? ये हटाते, ये गंदा लग रहा है। चलो भैया आप निकलो यहाँ से, थोड़ा सा टाटा बाय बाय हो जाओ, आ जाओ। फटाफट देख लेते हैं 2 पॉइंट कौन कौन से हैं। डज नॉट इंक्लूडेड, ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है? डज नॉट इंक्लूडेड, डज नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। कौन कौन से? 2 पॉइंट। सर कौन कौन सा? एम्बेसीज, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखो इसका, एक एग्जाम्पल लिख लो इसका, फिर इसका मतलब समझ में आ जाएगा बहुत आपको आसानी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एम्बेसीज, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसीज इन इंडिया, कि अमेरिका के एम्बेसीज कहाँ पे है बच्चों? इंडिया में है, इन इंडिया, इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया क्या कि जैसे इंडिया के एम्बेसीज अमेरिका के जिस जगह पे होगी तो वो जगह किसके टेरिटरी में आएगा? इंडिया की। वैसे ही अमेरिका की अगर एम्बेसीज इंडिया के जिस जगह पर है तो वो टेरिटरी अमेरिका के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ना कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो यही लिखा गया है, अगर कोई एम्बेसीज, अगर कोई कॉन्सुलेट या कोई मिलिट्री बेस अगर हमारे इंडिया के अंदर है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो जिस देश की है उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अमेरिका के एम्बेसीज कहाँ पे है बच्चों? इंडिया के अंदर है, तो वो अमेरिका के डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या है? पार्ट है, ना कि इंडिया का। बात आगे समझ में? यस सर, ठीक है। तो अगर हमारी एम्बेसीज फॉरेन में है तो वो हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, और अगर हमारे देश में फॉरेन की एम्बेसीज है तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बहुत ही आसान सा है ये तो। यस सर। आओ पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है, और आखिरी पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 2, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस,
लाइक्स, कौन कौन सी लाइक सर? WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सर वर्ल्ड बैंक कह सकते हो आप, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक, ठीक है, सर IMF कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो IMF, ठीक है, ये कैपिटल M है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लोकेटेड विदिन द geographical boundaries of a country, geographical boundaries of a country। क्या लिख दिया सर? ये मतलब कोई से भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सर कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? जैसे WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन, WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन, या IMF, या इसके अलावा इसके जैसे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चों, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी वो हमारे क्या होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है? फॉरेन कंट्रीज के डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। किसके टेरिटरी में आती है बच्चों? फॉरेन कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि WHO का ऑफिस इंडिया के अंदर है तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है बच्चों? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो कहाँ पे है? इंडिया के। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर वर्ल्ड बैंक का ऑफिस मान लो इंडिया के अंदर है तो इंडिया की जिस जगह पर है वो प्लेस या वो जगह हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। तो क्या पढ़ा? 3 बातें आती हैं और 2 बातें नहीं आती हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ सर। चलो आओ एक बार बता दो मुझे। सर पहला है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल एजेंट बिटवीन 2 and more कंट्रीज। फॉर एग्जांपल कि एयर इंडिया की एक प्लेन रूस और जापान के बीच में चलाई जा रही है तो वो रशिया में भी नहीं आएगी और जापान में भी नहीं आएगी। किस में आएगी? इंडिया की। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की है। आगे ये मछली पकड़ने वाले भाई साहब कहीं पे भी मछली पकड़ सकते हैं क्या इंटरनेशनल वाटर में? आप कहोगे नहीं सर, जहाँ तक उनके राइट्स है सिर्फ वहीं तक। ऑयल एंड नेचुरल गैस निकालने वाले भैया क्या कहीं पे भी जाके ऑयल निकाल सकते हैं क्या? क्या कहीं पे भी जाके ओशन में से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, जहाँ उनके राइट्स हैं यानी गवर्नमेंट ने जहाँ तक उनको राइट्स दे रखा है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तैरते तैरते कहीं पे भी चले जाएंगे क्या? नहीं सर, सिर्फ वहीं तक जहाँ तक हमें गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव राइट दिया है। क्या करने के लिए? हमारे ऑपरेशंस को करने के लिए, मतलब एक्टिविटीज को करने के लिए। ठीक है क्या? यस सर। आगे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। अगर हमारे देश की कोई एम्बेसीज है, हमारे देश का कॉन्सुलेट है और या हमारे देश की आर्मी है जो फॉरेन में क्या है बच्चों? लोकेटेड है, तो फॉरेन में जिस जगह पर भी इंडियन आर्मी होगी, इंडिया की एम्बेसीज होगी, इंडिया के कॉन्सुलेट्स होंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, ना कि किसी फॉरेन कंट्री के। ठीक है। और 2 बातें नहीं आती हैं। कौन कौन सी? अगर कोई फॉरेन की एम्बेसीज हैं, कोई फॉरेन का कॉन्सुलेट है या कोई फॉरेन की मिलिट्री आर्मी है, अगर वो इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक जिस जगह पे होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? फॉरेन की। फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसीज है तो इंडिया की जिस जगह पर अमेरिका की एम्बेसीज होगी वह जगह अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ना कि इंडिया की। दूसरा और आखिरी पॉइंट, कोई सी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, WTO या वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया के अंदर है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो फॉरेन की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूं आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले वीडियो के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके साथ करूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।